नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज भी हंसते हुए आया हूँ। कुछ सवाल आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कठिन पेपर है। पहला शब्द बीपीएससी के बच्चे जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो 69 का पैटर्न है उससे भी 2 लेवल ऊपर का पेपर है। बहुत सारे 40% पेपर में वो हिस्सा है जो मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल है, लेकिन 60% हिस्सा अधिकतर सवाल अनएक्सपेक्टेड भी हैं और पैटर्न से कई सारे हटके भी हैं। सबसे बड़ी बात जो है, पेपर उम्मीद से बहुत ज़्यादा लेंदी है। GS2 का पेपर तो लेंदी होता ही हमेशा, लेकिन ये लेंदी में भी 2 लेवल ऊपर चले जाइए उस हद का पेपर है। बहुत सारे सवाल जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए हैं मैंने। अभी तो वीडियो लेकर आ गया, सवाल सहित मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं। कॉलेजियम है, राज्यपाल है, 73-74 संशोधन है, संविधान हृदय की आत्मा है, पहला सवाल है, जाति प्रथा है। बहुत सारे सवाल हैं जो वैसे ही कॉपी पेस्ट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। GS1 का भी बदला GS2 में इन्होंने ले लिया है, ये भी तय मान करके चलिएगा। बहुत सारे, पहले 2 मिनट लूँगा, उसके बाद पेपर डिस्कस करूँगा। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा GS1 में DI गलत हो गया, GS2 में भी सवाल छूट गया। रुकिए ज़रा, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। किसी ने DI स्किप कर दिया था, नहीं हो पाया था, गलत हो गया था। स्टेप में उसने किया था, आंसर सही नहीं आ पाया था। किसी का लॉन्ग फॉर्मेट छूटा था, किसी का 3-3 शॉर्ट फॉर्मेट छूटा था, और सभी के सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन केवल इसी पर डिपेंड नहीं करता है। आपको मैं कह रहा हूँ, मेंस आपने दे दिया है, GS1 GS2 निबंध मेन पेपर आपका हो गया है, ऑप्शनल है वो भी हो ही जाएगा। कृपया निश्चिंत रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा और 71 की तैयारी कीजिएगा अच्छे से। किसका होगा किसका नहीं होगा ये अभी बिल्कुल भी तय नहीं है। कट ऑफ पिछले साल के जैसे ही जाएगा। आसान पेपर GS1 भी नहीं था, मैं ये इतना कह रहा हूँ। देखने में आसान प्रतीत होता है, लेकिन DI में इतना समय लोगों का चला गया कि उनको GS लिखने का समय ही नहीं मिल पाया कि तबीयत से उसने आसान सवाल को भी लिख पाए। इसलिए आसान होते हुए भी समय का अभाव के कारण से GS1 में भी आपको स्कोर कोई ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। GS2 ने तो रुला ही दिया है। वो चेयरमैन साहब ने बोला था ना कि UPSC लेवल का लेंगे, तो दरअसल में उन्होंने GS2 में उन्होंने UPSC लेवल के सवाल डाले हैं। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय व आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। यहीं से शुरू करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान के हृदय और आत्मा कहकर विश्लेषित किया था। यहीं से आपको शुरू करना चाहिए। इस आंसर को बताना है कि आर्टिकल 32 के द्वारा ही सभी अधिकारों का सुरक्षा हो पाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल और एक्सपेक्टेड सवाल, ये आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, मैंने भी लिखवाया हुआ है। राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये मैंने निबंध लेखन में करवाया था और GS में भी करवाया है, लेकिन इस वर्ष अभी मैंने 2025 में नहीं करवाया, पिछले वर्ष करवाया था। राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये क्या होता है? राजनीति में जब अपराधी आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, यानी कि राजनीति में अपराधी लोग आ रहे हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं किसका, तो जो कौन था, अतीक अहमद था क्या, वो गुंडा ही था और अपराधी ही था, और वो राजनीति में आया तो क्या हुआ? राजनीतिक अपराधीकरण। अपराधियों का राजनीतिकरण क्या होता है? किसी भी अपराधी को, जो अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, राजनीतिक लाभ के लिए जब राजनेताओं के द्वारा उसको उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बंधुओं? उसको कहा जाता है कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। UPSC पेपर 4 में इथिक्स में पढ़ना होता है ये, और करंट अफेयर से रिलेटेड था ये। स्टैटिक में भी पढ़ते हैं बच्चे, और बड़ा ही अच्छा सा सवाल आया, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ओपन एंडेड सवाल इसको कहा जाता है। इसमें यह नहीं पूछा कि क्या लिखना है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए बोल के छोड़ दिया है। बोल तक इसका कारण प्रभाव लिख दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहां पर यह केवल लिख कर छोड़ देता है ना, मैं भी सवाल जब देता हूं कि विश्लेषण कीजिए, वहां पर आपको विशेष रूप से दिक्कत आएगा, है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस कारण से इस पेपर को कठिन बनाता है। बाकी लेंदी तो है ही, जो बच्चे केवल रट रटा कर गए होंगे उनके लिए बड़ा ही कठिन होने वाला है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा लाभ प्रदान करेगा कि जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं। पेपर कठिन है, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ।
भारत वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई बल्कि एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण करें, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। 8 नंबर में इन्होंने 38 नंबर का सवाल पूछा हुआ है कि भारत में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रही है बल्कि एक राजनीतिक घटना है। तो आप इसको बता सकते हैं कि राजनीतिक घटना के रूप में इसका उपयोग भले किया जा रहा है, लेकिन आज भी जाति एक सामाजिक घटना ही है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना था। इसमें बताया गया है कि बल्कि एक इस कथन से सहमत हैं, तो आपको बताना चाहिए था कि नहीं, हम सहमत नहीं हैं। राजनीति में अभी भी जाति प्रथा विद्यमान ही है। भारतीय समाज में जाति के कारण शोषण होते हैं, लेकिन 8 नंबर में कितना तर्क लिखेगा कोई आदमी, है ना। विश्लेषण करें, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। आपको बताना था कि एक सामाजिक घटना ही है, राजनीतिक व्यक्ति इसका अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। कॉलेजियम क्या है? पिछले सप्ताह ही लिखवाया था, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इनको इसमें इन्होंने 7 नंबर में पूछ लिया है। मुझे लगता था कि लॉन्ग फॉर्मेट पूछेंगे, क्या इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन शॉर्ट फॉर्मेट में कोई करेगा 100 वर्ड में, लेकिन ठीक है, चलिए, एक्सपेक्टेड सवाल है। 73-74 संविधान संशोधन, ये मैंने डिट्टो लिखवाया है कि 73-74 यानी कि नगर पालिका और पंचायत के बारे में लिखना और बिहार के महिलाओं के बारे में लिखना है। जब बजट आया था तो जो बच्चे ग्रुप में जरूर उनके पता होगा, मैंने पूछा था कि बजट में महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या किया गया है ना। तो इस प्रकार से पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जो पृष्ठभूमि है उसको ऐड करके इस सवाल को लिखना था। कठिन सवाल हो जाएगा अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ज़मीनी स्तर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया बिहार के पंचायतों में, लोकल गवर्नमेंट में। 73-74 संविधान संशोधन पहले लिखना पड़ेगा शॉर्ट में। 7 नंबर में क्या क्या लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा किस प्रकार से बिहार में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर के महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया गया है, वही लिखना था इसमें। 19+19 मैंने ये सिखाया था बच्चों को कि देखो भाई, ये 19+19 ऐसे ही नहीं लिखा है। क्या बीपीएससी को नहीं पता कि 38 नंबर का है? बाकी सवालों में तो देखिए 38 लिखा हुआ है, यहाँ पर 19+19 क्यों लिखा हुआ है? ये मैंने करवाया था एक बार इस प्रकार से, 19+19 38। क्या है, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। अगर आपको दूसरा हिस्सा नहीं आ रहा, आप एक हिस्सा लिखिए तो उसमें 19 में से आपको मार्क्स मिलेगा, यही इसका मतलब होता है। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों को युग तक राजनीतिक दलों का विकास का पता लगाएं। कल मैंने आपको दिखाया था GS1 के पेपर के दौरान कि गठबंधन की सरकार को मैंने करवाया हुआ है। देखिए क्या बोला है, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व से लेकर के 4 जून को जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने बोला था कि गठबंधन के सरकार की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार से संघवाद को मजबूत करेगा। वही पृष्ठभूमि का सवाल है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट जो मोदी जी की थी 2 सरकार, हाँ 2 सरकार है ना, हाँ, जो 2 सरकार थी 14 से 19 और 19 से 24, वो दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब वो गठबंधन की सरकार है। इसी कारण से ये सवाल आपसे पूछा, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल सेट किया है। पहला है कारण क्या कि युग तक राजनीतिक दलों का विकास का पता लगाएंगे, क्यों ऐसा हुआ है। क्या गठबंधन की राजनीति भारत प्रधानमंत्री के अधिकारों को कमजोर किया है? कारण बताएं कि क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत प्रधानमंत्री के अधिकारों को कमजोर किया है? कारण बताएं। तो यहाँ पर आप मनमोहन सिंह का उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पर आप मोदी जी का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से जब भारत के प्रधानमंत्री 19 में बने मोदी जी, दूसरे टर्म में या पहले टर्म में बने, तो बहुत सारे कठोर फैसले लिए गए थे, जैसे आर्टिकल 370 का हटाना, जैसे EWS का आरक्षण लागू करना। तमाम तरह के फैसले ऐसे थे जिसमें एक तरफा फैसला दिखता था, वो जैसे CAA आपको एक तरफा दिखेगा। लेकिन वर्तमान में अगर भारत सरकार कोई फैसला लेती है तो उसको गठबंधन के नियमों के अनुरूप चलना पड़ता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी बार्गेनिंग शक्ति रखते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में। कि आपको बताना प्रधानमंत्री का अधिकार कमजोर हो जाते हैं, अधिकार नहीं कमजोर होते हैं, बल्कि लोकतंत्र मजबूत हो जाता है कि सभी को साथ में लेकर के जो प्रधानमंत्री की संकल्पना है वो मजबूत हो जाती है। प्रधानमंत्री का अधिकार कमजोर नहीं होते हैं, क्योंकि एक दल में, एक गठबंधन में सब लगभग में एक ही विचारधारा की पार्टियां शामिल होती हैं, जो एक विचारधारा के साथ एकजुट होकर के सरकार बनाते हैं। तो आपको बताना चाहिए था कि नई गठबंधन में प्रधानमंत्री की शक्तियां तुलनात्मक रूप से कम प्रतीत जरूर होता है, लेकिन कम नहीं हो जाता है, कमजोर नहीं हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर से वही पूछा है, लेकिन राज्यपाल वाला मैंने सवाल करवाया हुआ है, वही सवाल है, भाषा अलग है। इसमें भी 19+19 38 लिखा हुआ है, यानी कि सवाल के 2 हिस्से हैं। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल बदल जाते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच कड़ी के रूप में भारत के राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या वह किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं? क्या पूछा है सवाल, देखिए ओपन एंडेड सवाल है, कहीं नहीं बोला है कि उनके शक्तियों को लिखे, इसको लिखें, उसके लिखें। पहले हिस्से में है वो, दूसरे हिस्से में आपसे आपका तर्क मांगा है, जो रटा रटाया तर्क
नहीं होता है। क्या पूछा है, क्या वह किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं? आपको बताना है बिल्कुल हाँ, जी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में उनको दिया गया है विवेकाधीन शक्ति। जैसे जैसे पहला क्या हो जाएगा, जहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, वो अपने विवेक के अनुसार किसी को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, किस विधेयक को किसके राष्ट्रपति के पास भेजना है, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता है। तीसरा क्या है, तो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करना ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है। अपने विवेक से अगर उनको प्रतीत होता है कि राज्य का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से नहीं चल रहा है, तो वो सेंटर को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर सरकार सही नहीं चल रही, राष्ट्रपति शासन लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड सवाल, अनएक्सपेक्टेड नहीं था ये, आप पढ़ के गए थे राज्यपाल और वहीं से पूछा गया है। बच्चों को सवाल चयन सही तरीके से करना था आज के पेपर में, निबंध में भी यही चीज़ था। अगर आपने सही सवालों का चयन किया है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, संप्रेषण का माध्यम होने के बावजूद, संप्रेषण का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का माध्यम होने के बावजूद, ये मैंने लिखवाया था जब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भाषा का विवाद चल रहा था, तो मैंने भाषा पर आधारित सवाल दिए हैं, पोस्ट कर दूंगा सवाल गुरु, पोस्ट कर दूंगा, कॉन्सेप्ट और टॉपिक वही है। क्या है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल बना है, जिसने मन खुश हो गया, मतलब कि बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कठिन सवाल है। उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो रटा रटाया भाषा पर आधारित सवाल लिख कर गए थे, उनको जरूर दिक्कत आएगी। देखिए क्या है, संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त, कम्युनिकेशन का एक तरीका होने के अतिरिक्त, सवाल को तोड़ते जाइए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी हो रही है। यानी कि ये क्या बन रहा है, ये एक सिंबल बन रहा है आइडेंटिटी का। ठीक है, भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आपसे पूछा गया है कि भारत में जो लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जैसे कि तमिल भाषा, जैसे कि कन्नड़ भाषा, जैसे कि बांग्ला भाषा, ममता दीदी, जैसे कि मराठी भाषा आजकल चल रहा है। तो ये जो है कि भाषा एक पहचान, देखिए इसमें क्या क्या लिखना है, आ जाते बातें बनाने से अच्छा क्या क्या लिखना है। पहले लिखना है आपको कि कम्युनिकेशन के अलावा किस प्रकार से अस्मिता की प्रतीक हो गया है। इसके पीछे कुछ कारणों को लिख दीजिए, लॉन्ग फॉर्मेट में है कि क्यों कारणों को लिखना है। कारणों को आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि तमिल भाषा हो गया या मराठी भाषा हो गया, भारत में भाषाई विविधता है और हर भाषा अपने यहाँ पर मजबूत है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी मजबूत है, सबके पास अपना साहित्य है, व्याकरण है, बोलने वाले लोगों की संख्या है, यानी कि भाषा मजबूत है। जबकि भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में 2 ही भाषाओं को दर्जा दिया गया, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। अष्टम सूची में हमने अनेक भाषाओं को जगह दिया है, उसके में ऑफिशियल यूज भी उसका किया जाता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं राजभाषा में। उसके बाद आपको बताना है कि किस प्रकार से ये आइडेंटिटी की पहचान बन गई। तो आपको बताना पड़ेगा कि 60s के दौर से जब भारत सरकार ने आज़ादी के पश्चात से ही हिंदी को बढ़ाने का प्रयास करना शुरू किया, तो भाषा को लेकर के राजनीति शुरू हुई और धीरे धीरे करके ये क्या हो गई, अस्मिता का प्रतीक बन गई है। उसके बाद से आपको बताना पड़ेगा कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव आप बता सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव में क्या बताएंगे कि भाई क्षेत्रीय दलों को मजबूती मिली है। दूसरा क्या बता सकते हैं, संघवाद की भावना मजबूत हुई है। तीसरा क्या बता सकते हैं कि केंद्रीय दलों का प्रभुत्व कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तीनों पॉइंट एक ही हैं, लेकिन पॉइंट बनाने के लिए मैंने 3 किए हैं इसको। ठीक है, चौथा क्या बता सकते हैं कि वो भाषा मजबूत हुई है। जैसे अन्य भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं, वैसे ही भाषाएं विलुप्त नहीं होती, जो आइडेंटिटी की पहचान बन जाती है। जैसे तमिल भाषा, उस भाषा का साहित्य, उस भाषा का ज्ञान विज्ञान हर दृष्टिकोण से मजबूत हुआ है। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, अलगाववादी भावनाओं को मजबूत करते हैं, भाषा आधारित विकृत और हिंसक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, देश की एकता अखंडता में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये आप इसके नकारात्मक प्रभाव लिख सकते थे। बड़ा ही अच्छा सवाल। ये सवाल इन्होंने 5 साल पहले करंट अफेयर्स उठाए हैं, पता नहीं क्यों इस तरह के सवाल पूछे हैं। क्या है पता ही आपको, 370 निरस्तों ने जम्मू कश्मीर राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर निबंध लिखिए। 38 नंबर में इन्होंने बोला निबंध लिखिए। निबंध के पेपर से इनका पेट नहीं भरा के आगे यहाँ भी निबंध लिखवा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में शीतकालीन वर्षा, जिसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है
पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा था? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा, जो भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं चलते 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 भारत तक आती हैं, भारत के पश्चिम भागों में अधिक वर्षा करवाती हैं, और तुलनात्मक रूप से जैसे जैसे आप पूरब की तरफ जाते जाएंगे, बिहार की तरफ जाते जाएंगे, वर्षा कम होती है। उसके बारे में आपसे पूछा है तो वहां पर आपको बताना था कि इसको क्या कहा जाता है भाई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है और ये रसदार फलों के लिए लाभदायक होती है। उसके बाद आपको पूछा कि स्थानिक विस्तार के साथ समझाएं, तो वही आपको बताना है। भारत का मैप बना करके पश्चिम से पूरब की ओर इनका विस्तार होता है, ये आपको समझाना था। आसान सवाल नहीं था, कतई नहीं था। भारतीय तटों के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। मैंग्रोव वन के आवरण, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के बारे में आपसे पूछा गया है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, उनके पर्यावरणीय लाभ क्या हैं, उनके आर्थिक लाभ क्या हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, मैंग्रोव वन पता ही होगा आपको, समुद्र के किनारे भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे सुंदरी जो हो गया वो मैंग्रोव है, जो सुंदर वने पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट में से एक माना जाता है इसको। और पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ क्या है? पर्यावरणीय लाभ ये हैं कि ये मृदा के क्षरण को रोकते हैं, ये हमें सुनामी से बचाते हैं, ये हमें समुद्र से चलने वाली तेज जो चक्रवात होते हैं उससे रक्षा करते हैं। और क्या पर्यावरणीय लाभ है? तो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर होता है ये। क्या? तो ये मैंग्रोव वन। आर्थिक लाभ क्या होते हैं? तो बहुत सारे स्तरों पर हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे खेती कृषि के लिए भी उपयोग किया जाता है। कई सारे तरीके के यहाँ पर उत्पाद होते हैं जिनको बेच करके आप अर्न कर सकते हैं। आर्थिक लाभ में खेती के बारे में बता सकते हैं, सुंदरवन के एरिया में बड़ा ही अच्छा सा खेती होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, अनएक्सपेक्टेड सवाल, यूपीएससी मेंस PYQ। ओके, भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट की खेती होती है। श्रीधन, जो मेंस में जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको पता होगा। मैंने श्रीधन मिलेट्स जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम दिया था और मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया है। ये मैंने सवाल लिखवाया हुआ है, डिट्टो लिखवाया हुआ है। क्या पूछा है? भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो मिलेट्स के लिए भारत में जो प्रमुख एरिया है वो भारत का वेस्टर्न एरिया है। वेस्टर्न में भी कौन? जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है वो मिलेट्स के लिए अच्छे होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें उगती हैं। महाराष्ट्र का एरिया हो गया, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग का एरिया हो गया, हाँ विदर्भ का एरिया जिसको कहते हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर मिलेट्स की खेती होती है। और भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या होती है? कम वर्षा हो, वहाँ पर सबसे पहली परिस्थिति यही होती है। शुष्क मौसम होना चाहिए, दूसरी परिस्थिति ये होती है। पानी में डूबा हुआ एरिया नहीं होती, तीसरी परिस्थिति ये होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मखाना के बारे में मैंने करवाया हुआ है सवाल, ये कॉपी पेस्ट ही है। फॉक्स सीड और लोटस सीड की फसल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का व्याख्या करें। जब मखाना बोर्ड का गठन हुआ तब मैंने मखाने के बारे में डिटेल पढ़ाया भी था, कैसे होती इसकी खेती, क्या चाहिए होता है। रिवीजन वीडियो में मैंने मखाने के बारे में करवाया है कि कहाँ पर खेती होती है, क्या परिस्थिति उसके लिए चाहिए होता है। वही परिस्थिति ही आपसे पूछा है, ज्योग्राफी का सवाल है ये, इकोनॉमिक्स का नहीं है गुरु। पूछा परिस्थिति क्या क्या होती है, तो जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा, मृदा से भी ज़्यादा जल, वो भी जल में डूबा हुआ स्वच्छ पानी, यानी कि मीठा पानी, खारा पानी नहीं होना चाहिए। और गर्मी का मौसम भी चाहिए इसको। निकालते समय तुलनात्मक रूप से तापमान अत्यधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। दो ही इसके लिए होता है, सबसे ज़्यादा तो जल की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मीठा पानी की आवश्यकता पड़ती है। खारा पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसको उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये मैंने करवाया है। डिट्टो ही ऐसे ही करवाया है मैंने, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा लगता है ना इस प्रकार के, लेकिन बहुत सारे सवाल सोच कर लिखने वाले हैं। जैसे अगला सवाल, भारत के 4 सबसे बड़े महानगर क्षेत्र, शहर क्षेत्रों में और उसके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा कीजिए। भारत के 4 महानगर कौन कौन से भाई? चेन्नई, मद्रास जिसको बोलते कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई। इसके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर, क्यों इसके आसपास में ऑटोमोबाइल उद्योगों का वृद्धि और विकास हुआ है? कठिनतम सवाल। दिल्ली के आसपास की जगह का नाम पता भी होगा लोगों को, कोलकाता के आसपास की जगह भी ठीक है बता देंगे कि 1-2 फैक्ट्रियां हैं आस पड़ोस में। अब तो विनाश कर दिया उसको भी इन लोगों ने। मुंबई के आसपास में भी है, चेन्नई के आसपास में नहीं पता होगा, लेकिन जगहों के आपको नाम लिख देंगे तो अधिक मार्क्स मिलेंगे। कैसे लिखना था? कारण बताना था भाई। कारण क्या क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है?
नियम कानून तुलनात्मक रूप से सही होते हैं, कानून व्यवस्था सही होता है। तीसरा क्या होता है, लॉजिस्टिक की मदद मिलता है। चौथा क्या होता है, मार्केट मिल जाता है आपको। पांचवा क्या होता है, एक्सपोर्ट करना आसान होता है। इस कारण से भारत के महानगरों के आसपास में ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि गाड़ी को बनाने का उद्योग क्यों विकसित हुआ है, ये पूछा गया है। कठिन सवाल, बिल्कुल आसान नहीं था ये। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा की जाए। 38 नंबर का अद्भुत सा सवाल लिखवाया हुआ। भारतीय जब मैं इस तरह के सवाल लिखवाता था ना, तो बच्चों के रिएक्शन आते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये सवाल तो कभी पूछे नहीं जाते, आप क्यों लिखवा रहे हैं? आपको सिलेबस पता भी है कि नहीं, आप क्यों लिखवा रहे हैं? मैसेज मेरे पास होंगे तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा गुरु। ये मैसेज आते हैं GS1 में, जब मैं उनको बोलता हूँ सहयोग आंदोलन लिखो तो ये मैसेज आते हैं। ये तो पूछा नहीं जाता क्यों लिखवा रहे हो। सिलेबस होता है मेन एम, जो सवाल पूछा गया वो नहीं होता है। सिलेबस अगर आपने फॉलो किया होगा, ज्योग्राफी में मैंने चट्टान, पहाड़, पठार, नदी, खनिज, मिट्टी सब लिखवाया है, तो आपको पता होगा कि ये सवाल जो है ये सिलेबस से पूछा गया है। PYQ में तो आपको मिलने से रहा, ये नहीं मिलेगा, सिलेबस में मिल जाएगा, क्योंकि भारत का भूगोल है सिलेबस में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों अधिक समृद्ध है। क्यों है भाई? क्योंकि पाठारी प्रदेश है। पाठारी प्रदेश जो होते हैं वो चट्टान, उनमें अधिक खनिज संपदा पाए जाते हैं। खनिज संसाधन अधिक समृद्ध है, बताना पड़ेगा आपको क्यों है। कुछ एरिया के नाम लिखिए, जैसे कुडप्पा का एरिया का नाम लिख सकते हैं, और भी दक्षिण में जैसे बाबा बुदान की पहाड़ियों का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पर लौह भंडार बहुत बड़े स्तर पर पाया जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के कुछ भंडारों का नाम लिखिए। छोटा नागपुर की चर्चा कीजिए आप, पठारी प्रदेश में आता है वो। ठीक है। उनके भूवैज्ञानिक संरचना और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा कीजिए। कठिनतम सवाल, अगर किसी ने चुनाव किया है इसका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। भारत के जलोढ़ और पुरोढ़ यानी कि दिलुवियल मृदा के बीच अंतर आपको लिखना है, और उदाहरणों के साथ उनके निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं और वितरण पैटर्न का व्याख्या करें। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार शायद नाम सुना होगा, पुरोढ़ कहा जाता है। जलोढ़, पुरानी जलोढ़, बिल्कुल पुरानी। इसको क्या कहा जाता है, क्या शब्द बोलूँ मैं, बांगर, हाँ बांगर कह सकते हैं एक प्रकार का, हाँ बांगर कह सकते हैं। ठीक है। तो एलुवियल और डिलुवियल कहा जाता है इसको। क्या होता है इसमें अंतर? सबसे पहला अंतर क्या होता है, बनावट, संरचना का आधार पर अंतर। बड़ा ही कठिन सवाल है इन दोनों में से, ये दोनों सवाल बहुत ही कठिन है, चॉइस भी नहीं है यहाँ पर। तो डिलुवियल बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले संरचना का आधार परिवर्तन होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नई जल के धाराओं के द्वारा जब मिट्टी लाई जाती है उनके द्वारा होता है, जबकि डिलुवियल पुरानी संरचना होती है, बहुत पहले जो बाढ़ आई होगी उसके द्वारा उसका निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है, उपज के आधार पर। तो जलोढ़ मृदा का उपज अधिक होता है, वहीं जो डिलुवियल मृदा है उसका उपज जो होता है वो कम होता है। जलोढ़ मृदा में आपको रेत, बजरी ये सब कम दिखेंगे, जबकि डिलुवियल में आपको रेत, बजरी वगैरह ज़्यादा दिखते हैं। ये आप कुछ अंतर इसमें बता सकते थे, लेकिन मैप बना करके बताना चाहिए था। मैदानी भाग का जब मैंने लिखवाया हुआ है जलोढ़ मृदाओं के बारे में, तो वहाँ पर मैंने डिलुवियल शब्द का चर्चा नहीं किया था। मैंने भी कभी नहीं पढ़ाया है, हमेशा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। मैंने नहीं पढ़ाया डिलुवियल, इस प्रकार सवाल नहीं लिखवाए हैं मैदानी भाग, जलोढ़ भी लिखवाया है, लेकिन डिलुवियल और ये इस प्रकार से नहीं लिखवाया है। बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारण परिणाम तथा जनसंख्या को स्थिर करने के राज्य द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। मैंने बहुत बार लिखवाया है, आसान सवाल था ये। क्यों पलायन होता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू करके लिख सकते हैं, प्राकृतिक पहलू भी लिख सकते हैं, सांस्कृतिक पहलू भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है जो बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन, पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। मैंने करवाया है, रिवीजन वीडियो में भी करवाया है। और सौर ऊर्जा उत्पादन एक्सपेक्टेड सवाल है, कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड सवाल नहीं है। सेक्शन 3 पर आ जाते हैं, जिसमें साइंस एंड टेक वगैरह हम करते हैं। व्याख्या कीजिए विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार से कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण मदद कर सकते हैं। कृषि उत्पादकता में कैसे मदद कर सकते हैं भाई? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के खिलाफ हमें मदद कर सकते हैं मजबूत करने में। उसके अलावा कम जल का उपयोग हो सकता है, क्या कब चाहिए वो बता सकते हैं। उपजाऊ मृदा चाहिए तो वो भी हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं साइंस एंड प्रौद्योगिकी के द्वारा। उर्वरक भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, हमें सेंसर दे सकते हैं, क्या क्या नहीं बताऊँ मैं, बीज अच्छे मिल सकते हैं, उर्वरक मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं।
खाद्य संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? खाद्य संरक्षण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से ही तो हमने कोल्ड चेन बनाया, हमने फ्रीजर बनाए, हमने अधिक दिनों तक टिकने के लिए बीजों का निर्माण किया। ये खाद्य संरक्षण विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से ही तो हो रहा है। पुराना जो खाद्य संरक्षण का तकनीक है वो अचार बनाना होता है, वो खाद्य संरक्षण का तकनीक है गुरु, है ना। तो नया क्या है? तो भाई हम मृदाओं भोजनों का जो विनाश होने से रोकते हैं वो, उसमें हमें विज्ञान मदद करता है। जैसे केमिकल का नाम भूल गया मैं ऐन वक्त पर, आपने पढ़ा होगा कि संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही तो प्राप्त होता है। फ्रीजर विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही तो प्राप्त होता है। कब किस फसल को लगाना है, कब किस फसल को काटना है, ये भी हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही तो प्राप्त होता है। इस प्रकार से लिख सकते थे। 6 नंबर का सवाल जीवन में पहली बार मैंने बीपीएससी में देखा है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा बताइए कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को करने में, कम करने में मदद कर रही है। अच्छा सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या कि प्रकारों को लिखिए, साइबर क्राइम के प्रकारों को लिखिए, तो वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। हमें कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन का हर क्षेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, इसके बारे में लिखना है। मतलब साइंस एंड टेक के उपयोग से शुरुआत के सारे सवाल पूछे गए हैं। वर्णन करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे मदद कर रहा है? डुप्लीकेशन को रोकता है, एक आदमी का एक ही हो सकता है, इस प्रकार से मदद कर रहा है। STEM शिक्षा क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन क्या है? तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यही है STEM एजुकेशन। डिस्क्राइब हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ बिहार टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर वर्क फोर्स। बिहार स्पेशल का ये सवाल पूछा गया है। व्याख्या कीजिए भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। ड्रोन के बारे में पूछा गया है। चर्चा करें कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व को बढ़ाया है। सारा बदला इन्होंने साइंस एंड टेक में ले लिया है। बहुत खतरनाक स्तर का सवाल पूछा है इन्होंने, रुला दिया है बच्चों को। बहुत खतरनाक स्तर का, इस स्तर का तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है भाई। बड़ा ही अच्छा सा सवाल पूछा है। इसका उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन में जैसे क्षेत्रों में कैसे सहायक हो सकते हैं, तो ये मैंने करवाया हुआ है। साइंस एंड टेक में चंद्रयान मंगलयान नहीं करवाया है, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैंने करवाया हुआ है। वाईफाई से आप क्या समझते हैं? उल्लेख करें कि यह भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद कर रहा है। ये आपका क्या था? तो ये सारा का सारा सवाल है। GS1 का बदला GS2 में बीपीएससी ने ले लिया है। और गेम चेंजर GS1 भी नहीं होगा, DI भी नहीं होगा, GS2 आपका गेम चेंजर होने जा रहा है। पिछले साल एक्सपेक्टेड सवाल थे, इस बार अनएक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा है। मैं आपको सच सच बताऊं, UPSC PYQ अगर किसी ने प्रैक्टिस किया होगा, बहुत सारे सवाल वहाँ से दिखते हैं। आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको दिखा भी दूंगा। UPSC मेंस PYQ से बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट फॉलो द सिलेबस। जो 71 की तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल सिलेबस पर ध्यान दीजिए। हुड़ दबंग मत बनिए। मैं जब डीप में जाता हूँ, बच्चों को अधिक डीप में चला जाता हूँ कि पठार भी लिखो, पहाड़ भी लिखो, ये भी लिखो, वो भी लिखो, तो मास्टर को तो कुछ समझते ही नहीं है, जो मर्जी आए वो बोल देते हैं, है ना। कि आपको पता है क्या? अरे पता नहीं है तो ऐसे ही थोड़ी ना बन गए यार, लाख लोग ऐसे ही थोड़ी जोड़ लिया। समझने की चीज़ होती है ना। खुद से भी एफर्ट कीजिए, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि सिलेबस को फॉलो कीजिए। भटकाने वाले लोग अधिक हैं बीपीएससी में, सही चीज़ बताने वाले कम लोग हैं, और सही का रास्ता लंबा होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़िए, सिलेबस को फॉलो कीजिए, पूरा आपका एक एक सवाल आपको मैच करेगा। सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जिनका पेपर अच्छा नहीं भी गया है, बिल्कुल संतुष्ट, मुंह लटका के ना बैठें, टेंशन ना लें। मेंस में कैसा रिजल्ट आएगा ये अभी से आप गैस मत कीजिए। सवाल छूटा भी होगा, बहुत सारे सवाल नहीं हुए होंगे, बहुत सारे आधे अधूरे होंगे, तो भी चिंता की बात नहीं करनी है। रिलैक्स होकर बैठिए, आगे का तैयारी कीजिए। ऐसा भी नहीं मान लेना है कि बहुत अच्छा पेपर गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ऐसा मानिए कि एग्ज़ाम गया, बीत गया, फिर से बेसिक से तैयारी कीजिए 71 को लेकर के। रिजल्ट जब आता है इसका, मेंस का या फाइनल रिजल्ट, तब पीटी में बहुत कम समय रहता है, तो उस समय आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अच्छा होगा अभी से आप तैयारी को आप कंटिन्यू करें, बीच में विश्राम करेंगे तो सारा भूल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।